गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे काइनेमेटिक्स को भी। सवालों की प्रैक्टिस बराबर कर रहे होंगे आप। हमने काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के सभी कंटेंट्स को पढ़ लिया था और हमारी चल रही थी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको 5-6 सवाल करवा दिए थे और जाते जाते क्या कर गया था कि बच्चों 2-3 वैरायटी के सवाल और करवाने हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करवाने हैं। तो चलिए देखते हैं अगली वैरायटी का सवाल बच्चों कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आज का पहला सवाल। तो चलिए पहला सवाल आज का लैंग्वेज को सुनिएगा सवाल की। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ड्यूरिंग इट्स मोशन it covers 9/25 part of height of tower in last 1 second. During its motion, it covers 9/25 part of height of tower in last 1 second. Then calculate height of tower. क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा आप। सपोज बच्चों ये एक टावर है हमारे पास, कैपिटल H इसकी हाइट है। यहां से आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया बच्चों, रिलीज किया, ड्रॉप किया। टावर के टॉप से जब भी ड्रॉप या रिलीज करते हैं तो U 0 होता है, पर बलून से करने पर नहीं होता है। यहां से पार्टिकल नीचे जा रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, इट कवर्स 9/25 part of height of tower in last 1 second. आखिरी के 1 सेकंड के अंदर। आपको ये बात पता है जहां से भी हम ड्रॉप या प्रोजेक्ट करते हैं वही हमारा रेफरेंस पॉइंट O होता है। और सपोज ये मेरे पास आखिरी का 1 सेकंड है बच्चों, लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड है। नाम देते हैं यार ये A से लेकर B तक ऐसा हुआ है और इस लास्ट 1 सेकंड के अंदर जो हाइट इसने यहां पर कवर की है वो इस टावर की हाइट का 9/25 पार्ट है, मींस 9h/25। तो पूछ रहा बताओ हाइट ऑफ टावर क्या होगी। अब ऐसे सवाल को करने का एक मेथड है फिक्स बच्चों, उस मेथड को जरा समझ लीजिएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन है ये कि हमेशा मोशन के लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड या लास्ट 3 सेकंड के अंदर आपको एक कवर्ड हाइट दी जाती है। जरूरी नहीं है कि लास्ट 1 सेकंड ही हो, लास्ट 2 सेकंड भी हो सकता है, लास्ट 3 सेकंड भी हो सकता है, कवर्ड हाइट कुछ भी हो सकती है। ये आपको टावर की हाइट का पार्ट दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि पार्ट ही मैं दूं, डायरेक्ट हाइट भी आपको दे सकता हूं। ठीक है, डायरेक्ट हाइट भी आपको दी जा सकती है। समझिएगा बहुत ध्यान से इन बातों को कि आपको पूरे मोशन के दौरान आखिरी के 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड में कवर्ड हाइट दी जाती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ टावर और डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, और आपसे या तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम पूछेगा या टावर की हाइट पूछेगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं बच्चों की सपोज पार्टिकल T सेकंड के अंदर नीचे आ गया। अब अगर पार्टिकल T सेकंड के अंदर नीचे आया बच्चों, उसमें से 1 सेकंड अगर काम में ले लिए तो फिर यहां से लेकर यहां तक बचा हुआ टाइम कितना होगा बच्चों? ऑब्वियसली T-1 सेकंड होगा भाई। और अगर यहां 2 सेकंड होते तो यहां T-2 हो जाता। और टोटल हाइट कैपिटल H है, उसमें से इतनी हाइट उसने काम में ले ली है, तो ये बची हुई जो हाइट होगी बच्चों, मतलब ये वाली O से लेकर A तक वाली, वो कितनी होगी यार? ऑब्वियसली H - 9h/25। तो H - 9h/25 जब आप करोगे तो आपको ये मिलेगी 16h/25, ये वाली हाइट। क्लियर? चलिए अब हमारे पास 2 अननोन है बच्चों यहां पर,
H भी अननोन है और T भी अननोन, और मालूम है ड्रॉप्ड बॉडी के लिए आपने इक्वेशन बनाई थी H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, 0.8 बताए थे मैंने, उसमें से 7th नंबर के पॉइंट में मैंने आपको यही बात बताई थी कि ड्रॉप्ड बॉडी के लिए दो बातें आप हमेशा याद रखिए, एक तो H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर और एक स्ट्राइकिंग स्पीड √2gh के बराबर होती है। चलिए अब आपके पास दो अननोन, तो दो इक्वेशंस आपको बनानी पड़ती है और उसके लिए दो इंटरवल्स का होना जरूरी है जो है हमारे पास। एक है इंटरवल O से A तक और अगला इंटरवल कौन सा है, A से B तक। जी नहीं, इंटरवल जब भी कंसीडर करना है स्टार्टिंग पॉइंट से ही कंसीडर करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन में बात बताई थी मैंने आपको कि O से लेकर A तक, तो अगला इंटरवल O से लेकर B तक। पहला इंटरवल O से लेकर A तक, तो अगला इंटरवल O से लेकर B तक आपको कंसीडर करना है। बीच में कोई इंटरवल आपको कंसीडर नहीं करना है। तो चलिए पहले अपन यहां फॉर पार्ट OA की मैं बात कर रहा हूं आपसे, पार्ट OA की, यानी O से लेकर A तक की बात मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब O से लेकर अगर A तक की बात करूंगा तो ड्रॉप्ड बॉडी है, तो वही S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर की इक्वेशन ही लगेगी। फ्रॉम S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अब S की जगह पर जिस पार्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो वहीं का S लेना है, ध्यान रखना। आप ले रहे हो O से A तक, तो O से लेकर A तक S कितना बनेगा, 16h/25। हाफ A की जगह पर G होगा और टाइम भी उसी पार्ट का लेना है। इस पार्ट का टाइम कितना बच्चों, T-1। आप चाहो तो G की वैल्यू 10 रख दीजिए, 10/2 करोगे 5 हो जाएगा, पर मैं इसी को ऐसी फॉर्म में रहने देता हूं। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मुझे दूसरा पार्ट लेना है बच्चों, O से लेकर B तक। A B के लिए दिमाग नहीं लगाना है, बीच के काम में नहीं कर रहा है अपने को, ठीक है। फॉर पार्ट OB, O से लेकर B तक की बात कर रहे हैं, तो O से लेकर B तक अगेन इक्वेशन वही S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर ही लगेगी, क्योंकि U तो 0 ही है, O पर तो U 0 ही है ना भाई। तो O से लेकर B तक का S कितना बनेगा, टोटल टावर की हाइट के बराबर, हाफ G, और टाइम कितना बनेगा T, वो टोटल टाइम T-1 + 1 कितना होगा T। सेकेंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व चाहो तो आप सीधे H की वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, पर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं बच्चों ऐसे कि इक्वेशन 1 के अंदर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं। चलिए, सॉल्व करने का मेथड है, पर हर बार डिवीजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपको दोनों इक्वेशन में से H को एलिमिनेट करना है, तो T आएगा। फिर जो T आएगा उस T को उठाकर मैं यहां रख दूंगा, तो टोटल H मिल जाएगा मुझे, ठीक है। क्योंकि दो अननोन है ना, H भी अननोन T भी अननोन, तो दो में से किसी एक को पहले एलिमिनेट तो कीजिए आप। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड पर डिवीजन और राइट साइड का राइट साइड पर डिवीजन करना होगा। चलो बच्चों, 16h/25 में H से डिवाइड करना, तो H से H कट जाएगा, बचेगा क्या 16/25 बराबर, राइट साइड पर आ जाइए, हाफ G से हाफ G कट जाएगा, बचेगा क्या, ये ब्रैकेट अपॉन ये, तो ये हो गया T-1 का स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। डिवीजन जब भी करो उसके तुरंत बाद स्क्वायर रूट जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन को आसान हो जाता सॉल्व करना। स्क्वायर रूट अगर करूं मैं इस इक्वेशन का, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों 4, 25 का 5, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो T-1 और नीचे T। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 4T इक्वल्स टू 5T-5, ये आपको मिला। अब T आपको निकालना है बच्चों, तो 4T को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो T की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड, यानी ये पार्टिकल 5 सेकंड के अंदर ग्राउंड पर आ जाएगा। और अब इस T को यहां से उठाइए और सीधा लेकर चलिए यहां पर, यहां T की जगह पुट कर दीजिए आप, G की जगह 10 पुट कर देना, देयरफॉर H इक्वल्स टू
हाफ, जी की जगह पर 10, टी की जगह पर 5, 5 का स्क्वायर 25, ये भी बन गया 5। तो h की वैल्यू बन गई बच्चों 125 मीटर। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एज ए प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकें उसके लिए मैं आपको यहां सवाल दे देता हूं एक। ठीक है, चाहे तो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपको सवाल ऐसे दे दिया गया कि एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया गया है और लास्ट 2 सेकंड के अंदर, मतलब ये ओ से चला और ये ए से लेकर बी तक, ये लास्ट 2 सेकंड है, 1 की जगह पर 2 सेकंड, और ये डिस्टेंस आपको 40 मीटर दे दी गई है, 40 मीटर। तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। कुछ मत कीजिए, सेम तरीके से बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये 2 सेकंड तो यहां कितना बनेगा, t-2। ये हाइट कितनी बनेगी, h-40। तो पहले ओए पार्ट के लिए काम कीजिए, तो या h-40 आएगा या t-2 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन ओ से लेकर बी तक एज इट इज ही रहने वाली है, क्योंकि पूरा टावर आ गया, पूरा टाइम आ गया, तो ये तो इक्वेशन ऐसे के ऐसे रहने वाली है। अब उन दोनों इक्वेशन में से h को एलिमिनेट करना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। डिवीजन से नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि पहली इक्वेशन में यहां आएगा h-40, यहां आएगा h, तो डिवीजन करोगे तो कैसे कैंसिल होगा भाई। तो h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो आपको t की वैल्यू मिलेगी 3 सेकेंड्स। तो h की वैल्यू मिलेगी 45 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर होगा हमारा 45 मीटर। अब आप ट्राई कीजिए, निकाल लीजिए, 45 आपका आंसर आना चाहिए। ये मैंने एक वैरायटी की प्रॉब्लम और आपसे डिस्कस कर दी है। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं अगली वैरायटी पर आ रहा हूं बच्चों। ठीक है, अगली वैरायटी को देखेंगे जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको ऐसे प्रैक्टिस दिया मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया गया बच्चों, बॉल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर। एक बॉल को हमने बॉल ए नाम दिया उसको, 400 मीटर हाइट के टावर के टॉप से ड्रॉप कर दिया है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल बी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड with 50 मीटर पर सेकेंड, with 50 मीटर पर सेकेंड। जिस वक्त आपने बॉल ए को ड्रॉप किया उसी समय पर बॉल बी को आपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। पूछता है आपसे एट विच टाइम और एट विच पोजीशन दे विल क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है, कितने टाइम पर और किस पोजीशन पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, ऐसा सवाल है। चलिए बच्चों, सवाल को समझिएगा। सपोज ये 400 मीटर हाइट का टावर है, h 400 मीटर आपको दिया गया है। यहां से आपने बॉल ए को, इसको बॉल ए नाम दे देते हैं अपन, बॉल ए, यहां से आपने इसको ड्रॉप किया है बच्चों, और उसी वक्त आपने यहां से बॉल बी को ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। तो कंफर्म है यार बच्चों, वो बॉल नीचे आ रही होगी और ये नीचे से ऊपर जा रही होगी, रास्ते में दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस करने वाली है। ठीक है, ये मान लो यहां तक पहुंची और ये यहां तक पहुंची, दोनों बॉल का ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ये वाला। किस पोजीशन पर क्रॉस कर रही है और कितने टाइम के बाद क्रॉस कर रही है, तो मैं मान लेता हूं भाई कि ग्राउंड से सपोज ये h हाइट पर, ग्राउंड से स्मॉल h हाइट पर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, और t सेकंड के बाद कर रही है, t सेकंड के बाद कर रही है। ठीक है, बॉल b का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो h आएगा, पर बॉल a का कितना आएगा बच्चों, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ऑब्वियसली 400 माइनस h आएगा, 400 माइनस h। टी सेकंड में ये इतना फॉल हो गई और ये इतनी हाइट पर चली गई। चलिए भाई, अब भी अपने पास दो ही अननोन है, h और t, h और t।
अब दो अननोन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशंस आपको बनानी पड़ती हैं, ठीक है। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहले बॉल ए के लिए इक्वेशन बना देते हैं। फॉर बॉल ए तो ड्रॉप्ड बॉल है भाई, उसके लिए तो u0 है, तो उसके लिए तो सीधा s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। उसके लिए तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो s कितना उसका 400 माइनस h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। चलिए बॉल बी के लिए बनाते हैं बच्चों। फॉर बॉल बी प्रोजेक्टेड बॉल है, तो उसका h और उसका t दोनों में रिलेशन s इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना होगा उसका h, u की जगह पर 50, टाइम की जगह पर t, g नीचे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का वही तरीका जैसे यहां पर किया आपने कि आपको h को एलिमिनेट करना है। तो आई थिंक दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो शायद h से h कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया तो h से h कट जाएगा, लेफ्ट साइड पर सिर्फ 400 बचेगा। राइट साइड पर देखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, केवल 50t। तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 सेकेंड, यानी दोनों बॉल इतने टाइम के बाद मीट होंगी। और अब आपको h चाहिए कि ग्राउंड से किस हाइट पर जाकर मिली हैं, तो आप इस t की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए दोनों जगह पर। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। इधर h इक्वल टू 50 इंटू 8 माइनस हाफ जी की जगह पर 10 और ये 8 का स्क्वायर, ये तो बना बच्चों 400 माइनस 64 इंटू 5, क्योंकि 2 5 जा 10, तो ये 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, और 64 इंटू 5 आप कर लीजिए, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 320, यानी कि 80 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पर 8 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल मिलने वाली हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक और वैरायटी का सवाल, 2 बार ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है सुनिए। Water drops are fall in regular intervals of time from 9 meter, from top of tower of height 9 meter. Water drops are regularly fall from top of the tower of height 9 meter in such a way that fourth drop starts to fall when first drop reaches at the ground. Find the position of second and third drop from top of the tower. From top of the tower. ध्यान से देखो, सपोज ये एक 9 मीटर हाइट का टावर है। समझना बात को ध्यान से। हाइट आपको क्या दी है बच्चों, 9 मीटर, और वहां 9 मीटर हाइट के टावर के टॉप से आप वाटर ड्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। तो भैया मैं यहां से पानी की ड्रॉप को गिराने की व्यवस्था कर देता हूं। चलिए ये टेप बना दिया मैंने, नल जिसको आप कहते हो। यहां से वाटर ड्रॉप्स फॉल हो रही है, u इक्वल टू 0, ठीक है। वहां से पानी की बूंदें टपक रही हैं, पर टपक कैसे रही है आगे लिखा हुआ है, इन सच वे दैट फोर्थ ड्रॉप स्टार्ट्स टू फॉल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस
एट ग्राउंड, यानी कि यहां से फोर्थ नंबर की ड्रॉप गिरना तब शुरू करती है जब फर्स्ट नंबर की ड्रॉप ग्राउंड पर पहुंच जाती है। ये फर्स्ट नंबर वाली है बच्चों, ये फर्स्ट नंबर वाली है, फोर्थ नंबर वाली है, तो बाकी की दो कहां गई यार? दो तो कहीं बीच में ही होगी ना यार बच्चों। तो यहां मान लेता हूं भैया सेकंड नंबर की ड्रॉप है, यहां मान लेता हूं थर्ड नंबर की ड्रॉप है, ये सेकंड और ये थर्ड। सवाल में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ बच्चों कि इन ड्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर आप फॉल कर रहे हैं, यानी कि जितना टाइम इंटरवल फर्स्ट और सेकंड के बीच कंज्यूम हुआ है, सेकंड और थर्ड के बीच भी उतना ही टाइम कंज्यूम होगा, और थर्ड और फोर्थ के बीच भी उतना ही टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है। तो आपसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, सेकंड और थर्ड ड्रॉप की पोजीशन, और वो भी टावर के टॉप से। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड ड्रॉप टावर के टॉप से इतना नीचे फॉल हो चुकी है, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की ये डेप्थ कह लीजिए आप इसको, इतना फॉल हो गई है ये। इसको मैं H2 नाम दे देता हूं बच्चों, सेकंड ड्रॉप है ना इसलिए H2 नाम दे दिया। और थर्ड ड्रॉप इतना फॉल हो गई, इसको मैं H3 नाम दे देता हूं। तो मुझे H2 और H3 कैलकुलेट कर रहा है। ड्रॉप्ड है यार बच्चों, तो ड्रॉप केस में तो H = हाफ GT स्क्वायर लगता है, और ये सभी टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल है। तो ये दिख रहा है मुझे साफ साफ कि सेकंड ड्रॉप यहां तक आते आते दो टाइम के इंटरवल्स को यूज कर चुकी होगी, और थर्ड ड्रॉप केवल एक ही इंटरवल को यूज कर चुकी है। पर प्रॉब्लम यह कि हमारे पास टाइम इंटरवल नहीं है बच्चों, कि उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, वरना सवाल में क्या था, मुंह जबानी सवाल था ये तो चलो सबसे पहला टारगेट यही कि भाई कितना टाइम लगा पहले तो ये देख लो, और फिर एक इंटरवल का टाइम निकालने के लिए उस ड्रॉप को वहां से यहां तक आने में टोटल कितना टाइम लगा। उस टाइम के अंदर ही तीन टाइम के इक्वल इंटरवल्स बन रहे हैं। तो पहले मैं निकालता हूं टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में लगा टाइम। तो सीधा T = √2H/g लिखा जा सकता है बच्चों, क्योंकि तो ड्रॉप्ड है यार। तो यहां से अब T = निकालोगे तो H की जगह पर आप रखोगे 9 मीटर, टोटल हाइट कवर कर चुका है। G की जगह पर 10, 2 5 10, √9/5 यानी कि 3/√5 सेकेंड। इतने सेकेंड लग गए यार बच्चों। तो टाइम ऑफ वन इंटरवल कितना होगा? देयरफॉर टाइम ऑफ वन इंटरवल, तो टोटल टाइम के अंदर नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो एक टाइम के इंटरवल की वैल्यू आएगी, टोटल टाइम लगा बच्चों 3/√5, और टोटल इंटरवल कितने बने 3, तो जवाब बनेगा 1/√5 सेकेंड। ये एक इंटरवल का टाइम आया है, बस हो गया सवाल, अब कुछ भी नहीं है सवाल में। एक इंटरवल का टाइम आ गया तो भैया सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन निकालने के लिए सेकेंड ड्रॉप ने दो इंटरवल्स को यूज किया, तो इस टाइम का डबल यूज कर लूंगा मैं। और थर्ड ड्रॉप ने केवल एक ही इंटरवल काम में लिया है, तो केवल एक ही बार सिंगल टाइम यूज करूंगा। तो चलो पहले देखते हैं फॉर सेकेंड ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप के लिए आप अगर देख रहे हैं कैलकुलेशन, तो H = हाफ GT स्क्वायर ही लगाना है, क्योंकि हर ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। H मतलब H2 आपको कैलकुलेट करना है, G की जगह पर 10, और आपको पता है टाइम के उसने दो इंटरवल यूज किए, तो इसका डबल टाइम यानी 2/√5। स्क्वायर करोगे ऊपर 4 आएगा, नीचे 5 आएगा, 2 5 10, 5 से 5 कट जाएगा, 4 मीटर आएगा बच्चों।
4 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से 4 मीटर नीचे आ चुकी है वो, क्योंकि आपने ये H2 टावर के टॉप से ही मेंशन किया हुआ है। ये तो सेकेंड ड्रॉप की बात हो गई। चलो लगे हाथ थर्ड ड्रॉप के लिए भी निकाल देते हैं सेम तरीके से। सिमिलरली फॉर थर्ड ड्रॉप, H3 हाफ जी की जगह 10, पर ध्यान रहे टाइम का केवल एक ही इंटरवल उसने यूज किया, मतलब यही टाइम आपको एज इट इज रख देना है, 1/√5 का स्क्वायर। ये 5 हो गया, नीचे भी 5 से 5 कट जाएगा। H3 की वैल्यू 1 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। ये लीजिए हमारा आंसर सेकेंड ड्रॉप के लिए आया 4 मीटर और थर्ड ड्रॉप के लिए आया 1 मीटर। यही हमसे पूछा था कि सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के लिए क्या पोजीशंस होंगी। कर दिया बच्चों सवाल तो। पर आप चाहें कि यार सर ये थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा हो गया, तो मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता था बच्चों, सिर्फ एक लाइन के अंदर कर दूंगा, पर उस एक लाइन के लिए आपको बात याद करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं, पहले नोट डाउन कीजिए फटाफट से, एक लाइन में भी करके दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे अपन। तो चलिए बच्चों, उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है ये देख लीजिए जरा ध्यान से। अब मैं वापस से टेप वेप नहीं बनाऊंगा, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इधर। 9 मीटर हाइट का टावर था अपने पास, यहां से ड्रॉप्स ने गिरना शुरू किया, 4 ड्रॉप की बात हुई थी और ये सभी इक्वल टाइम इंटरवल्स थे हमारे। ये हमारी फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकेंड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप, ये फोर्थ ड्रॉप, U = 0। आपको पोजीशन पता करनी थी सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की, तो भैया ये पोजीशन है सेकेंड ड्रॉप की, टावर के टॉप से H2, और ये पोजीशन है थर्ड ड्रॉप की H3। ठीक है, ये आपको पता करना। अब याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करवाया था, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन बातें आपको बताई गई थी। पहली बात बताई गई थी कि जब भी आपको इंटरवल्स कंसीडर करने हो, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही करने चाहिए। दूसरी बात बताई गई थी कि पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ हो और कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशो 13579 का आता था। और तीसरी बात बताई थी कि वो रेशो एपी सीरीज का होता है। ये 3 बातें मैं बता चुका हूं आपको, तो सारी कंडीशन मैच कर रही है। U = 0 है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन G काम कर रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल है, तीनों बातें मिल रही हैं आपको। तो डिस्टेंस का रेशो 13579 का ही होगा ना यार बच्चों। तो मैं यहां पर इसको मान लेता हूं कि ये पहले इंटरवल की डिस्टेंस सपोज मेरी x है, तो ये वाली कितनी होगी बच्चों, 3x ऑब्वियसली, और ये कितनी होगी, 5x। और मुझे मालूम है कि सभी x डिस्टेंसेस को ऐड करूंगा तो टावर की हाइट बन जाएगी, तो x + 3x + 5x = टावर की हाइट 9, तो 9x = 9, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिली 1 मीटर। अब आप ध्यान से देखो तो H3 की वैल्यू x के बराबर ही है, तो आपको मिल गया 1 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। टॉप ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको H2 चाहिए, तो ध्यान से देखो, x + 3x कितना हो गया बच्चों, 4x, ये हो गया 4 मीटर फ्रॉम टॉप। ये लीजिए आंसर हमारा। वैसे आप तो बोल रहे थे एक ही लाइन में 3 लाइन लिख दी आपने, तो अरे भैया आपको समझाने के लिए लिखी गई है, ये आपको समझाने के लिए लिखी गई है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, वरना मुझे तो मालूम था कि मैं सभी को यहां ऐड कर दूंगा, 9x = 9x की वैल्यू 1, तो ये 1 और ये टोटल 4x, खत्म। 4x मतलब 4 मीटर आ गया। आया समझ में? चलिए
अब बात करते हैं बच्चों कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की नंबर 1, सवाल तो बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, पर इसमें कुछ सिखाना चाहता हूं आपको, क्योंकि ऐसा कभी सवाल आ गया, मान लो जो बात मैं आपको समझाऊंगा उस पर बेस अगर किसी ने सवाल बना दिया तो सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सवाल क्या है सुन लीजिएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically up from ground, find distance covered by particle in last t second of the ascending motion आप देख रहे हैं सवाल में केवल और केवल एक डाटा आपको दिया हुआ है, बस टी सेकेंड, और कुछ नहीं दे रखा है आपको कि असेंडिंग जर्नी के आखिरी टी सेकेंड के अंदर पार्टिकल ने कितने डिस्टेंस को कवर किया, ये आपको निकाल कर देना है। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चों। डायग्राम पहले बना देता हूं इस क्वेश्चन का। मान लो कि पार्टिकल को ये आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है। अब कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया ये तो दिया ही नहीं है, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आप अज्यूम कर लो यार यू। पर ये ध्यान रखना जो भी आप अज्यूम करते हो ना वो ऑलवेज अननोन रहता है सवाल के अंदर, तो ये अननोन क्वांटिटी अपने पास। पार्टिकल का असेंडिंग मोशन हो रहा है बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तब वेलोसिटी 0 हो जाती है। पता नहीं कितने टाइम के अंदर पहुंचा होगा, मुझे पता नहीं है। मुझसे तो ये कहा गया है कि असेंडिंग जर्नी के आखिरी टी सेकंड के अंदर, मान लो ये O पॉइंट रेफरेंस, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट टी सेकंड, दिस इज द लास्ट टी सेकंड ऑफ असेंडिंग मोशन। असेंडिंग मोशन को मैं AM लिख रहा हूं, ध्यान रखना बस, ठीक है। इस असेंडिंग मोशन के आखिरी टी सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, मतलब ये H आपको निकाल कर देना होगा, स्मॉल h, जो कि A से B तक के बीच का है। बस यही सवाल है बस हमारा। तो आंसर तो मुंह जबानी इसका, क्योंकि यहां के बाद पार्टिकल जब फॉल होगा तो डिसेंडिंग जर्नी के फर्स्ट टी सेकंड में उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी की असेंडिंग जर्नी के आखिरी टी सेकंड में करेगा। तो ये तो मुझे मालूम चल गया कि हाफ GT² ही आएगा आंसर इसका, क्योंकि असेंडिंग जर्नी में जितनी हाइट पर, आपको पता है यार कि एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल होता है तो असेंडिंग जर्नी में जितना टाइम लगता है उतना डिसेंडिंग जर्नी में टाइम लगता है। तो अगर असेंडिंग जर्नी में ये टी सेकंड है तो डिसेंडिंग जर्नी के फर्स्ट टी सेकंड के अंदर वही डिस्टेंस आएगी जो असेंडिंग जर्नी के आखिरी टी सेकंड के अंदर आई है। तो आंसर तो मुझे H की वैल्यू तो पता चल गई, H की वैल्यू तो मुझे, आप चाहो तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सॉल्यूशन बहुत लंबा है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। सपोज पार्टिकल रीचेस एट हाईएस्ट पॉइंट इन कैपिटल T सेकेंड, ठीक है, कैपिटल T सेकेंड के अंदर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। अब अगर कैपिटल T सेकेंड है तो ये वाला टाइम कितना होगा बच्चों? ऑब्वियसली कैपिटल T माइनस T होगा। और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि सपोज अगर मैं ये कहूं कि ये वाली हाइट टोटल मैं मान लेता हूं H1 और ये वाली हाइट में मान लेता हूं H2। अब मैं अगर कैसे भी करके इस H1 को निकाल लूं और H2 को निकाल लूं तो आप इस H1 में से H2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल h ही आएगा।
ठीक है, देखो सवाल का आंसर तो मैंने बता दिया आपको, हाफ जी टी स्क्वायर ही आना है, पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है, इतना आसान काम नहीं है इसको सॉल्व करना, समझिएगा। पहले अपन बात करते ओ से लेकर ए तक की। प्रॉब्लम यह है कि इस इंटरवल का टाइम तो आपने कैपिटल टी माइनस टी, आपने कैपिटल टी खुद ने अज्यूम किया था, तो वो भी अननोन है, यू भी अननोन है, H2 भी अननोन है, H1 भी अननोन है, सब कुछ ही तो अननोन है यार, केवल टी सेकंड ही नॉन है बस। और मैं कोई सी भी इक्वेशन लगा दूं, फर्स्ट लगा दूं, सेकंड लगा दूं, थर्ड लगा दूं, कोई सी भी लगा दूं, हर इक्वेशन के अंदर यू आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन जो स्टैंडर्ड है, सब में यू आता है, और यू ही नहीं है मेरे पास, तो मैं करूं कैसे कैलकुलेट? तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई असेंडिंग जर्नी का टोटल टाइम अगर कैपिटल टी सेकंड लगा है, तो पहले मैंने यूज किया v इक्वल्स यू प्लस ए टी। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है बच्चों, g कैपिटल टी, तो u की वैल्यू मैंने कैपिटल टी की टर्म्स में निकाल दी है। अब जहां कहीं भी u आएगा मैं उसकी जगह पर gt पुट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब मैं यूज करता हूं बच्चों पहले ओए पार्ट के लिए, ध्यान से देखिएगा। फॉर पार्ट ओ ए, इस पार्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन मोशन को मैं लगाता हूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पर मैं h1 पुट कर देता हूं, u की जगह पर मुझे gt पुट करना पड़ेगा, और इस टाइम की जगह पर o से a पार्ट के लिए कितना टाइम है भाई, कैपिटल T माइनस स्मॉल t माइनस हाफ g, और यहां कैपिटल T माइनस t का होल स्क्वायर। चलो ब्रैकेट को एक्सटेंड करते हैं, gt को पहले t से मल्टीप्लाई करो, gt स्क्वायर बनेगा, gt कैपिटल T को स्मॉल t से मल्टीप्लाई करोगे तो g कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। अब इस ब्रैकेट को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, पहले ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस टी स्क्वायर। अब पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, माइनस जी कैपिटल T स्मॉल t, ब्रैकेट के अंदर जाइए, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल, प्लस जी कैपिटल T स्मॉल t माइनस हाफ जी स्मॉल t स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये मर जाएगा, जीटी स्क्वायर में से हाफ जीटी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ जीटी स्क्वायर ही बनेगा, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर माइनस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। H1 कैलकुलेट कर लिया है मैंने, H2 को कैलकुलेट करते हैं। चलो सॉरी, मैंने इसको H1 माना है ना, इसको आप H1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको H1 क्योंकि मैंने ये वाला टाइम यूज किया है ना इसमें, और इसको आप H2 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको H1 क्योंकि अपन ने OA पार्ट के लिए पहले H2 लिख दिया था, उसकी जगह पर मैंने H1 कर दिया है। ठीक है, चलिए अब फॉर पार्ट OB, अगेन आपने S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया बच्चों। अब S की जगह पर आप H2 लिख दीजिए, U की जगह पर वही बच्चों G कैपिटल T, टाइम की जगह कैपिटल T पूरा टाइम, माइनस हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर, ये बनेगा GT स्क्वायर, और हाफ GT स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो H2 की वैल्यू हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपको हाफ जी टी स्क्वायर नजर आएगा, तो क्या इस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह मैं यहां पर H2 पुट कर सकता हूं? तो आपको यहां पर मिलेगा H1 बराबर H2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको तो आप इधर ले जाइए और H1 को आप इधर ले आइए, क्योंकि आप H2 में से H1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी स्मॉल h आएगा।
तो ये बन गया बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर बराबर H2 माइनस H1, देयरफॉर H बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। छोटा सवाल नहीं था, सवाल बड़ा है, पर ये एक बार मैंने आपको करके दिखा दिया। हालांकि सॉल्यूशन कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है भाई, असेंडिंग जर्नी में टी सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिसेंडिंग जर्नी में उतने ही टाइम में उतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ठीक है। चलो अब यहां काम की बात क्या मिली, बोलो सर स्टैंडर्ड क्या हुआ इसके अंदर। स्टैंडर्ड बता देता हूं आपको। आप देख रहे हैं कि जितने भी आपने खुद ने अज्यूम किए हुए डाटा थे, उनमें से एक भी डाटा यहां पर नहीं है। आपने यू अज्यूम किया था, नहीं है। आपने कैपिटल टी अज्यूम किया, नहीं है। आपने H1 H2 अज्यूम किए, नहीं है। कुछ भी नहीं है, केवल जो डाटा दिया गया वही उसी फॉर्म में आंसर आया है आपका। और ये लास्ट टी सेकंड के अंदर कवर्ड हाइट जो है डज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मुझे मिली है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट नोट के थ्रू लिख देता हूं। क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन लास्ट टी सेकंड of ascending motion does not depends on projected velocity. प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रही है वो। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, असेंडिंग जर्नी के आखिरी टी सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर ही डिस्टेंस आने वाली है। यहां ब्रैकेट में एक चीज लिख देता हूं, फॉर लास्ट 1 सेकंड अगर वो बोल देता है तो वो डिस्टेंस होगी 4.9 मीटर। अगर जी की वैल्यू 9.8 आप लेते हो तो, क्योंकि यहां रख दो 1, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 4.9 मीटर, और 10 लेते हो तो 5 मीटर। अब यहां जो बात मैंने लिखी है उस बात से आपका एक सवाल तैयार हो गया है, जो आईआईटी में भी पूछा जा चुका है, तो मेडिकल में पूछा जा सकता है। तो ये बात जिसको पता है वो मेडिकल के अंदर भी बड़े प्यार से सवाल को सॉल्व कर देगा। क्या है सवाल, सुन लीजिएगा। A particle is projected from ground vertically up, ठीक है, वर्टिकली अप आपने ग्राउंड से एक प्रोजेक्ट किया, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन इज 4.9 मीटर, then projected speed is अब ऑप्शंस को ध्यान से सुनना। पहले उन्होंने दिया ए, स्मॉल ए लिख कर दिया ऐसे 9.8 मीटर पर सेकेंड, बी फिर लिख कर दिया 98 मीटर पर सेकेंड, सी फिर लिख कर दिया 980 मीटर पर सेकेंड, डी लिख कर दिया 9800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अब बनाया उसने, पहला ऑप्शन बनाया उसने ओनली ए, मतलब केवल इससे प्रोजेक्ट करोगे तो ये ऐसा होगा। दूसरा ऑप्शन बनाया उसने ओनली ए एंड बी। तीसरा ऑप्शन बनाया ऑल ऑफ द अबव, और चौथा ऑप्शन बना दिया नन ऑफ देम। तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव।
कितने से भी फेंको यार, आखिरी के 1 सेकंड के अंदर 4.9 मीटर ही आने वाला है। कितने से भी फेंक दो आप। क्लियर? क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता यू पर। तो आखिरी के 1 सेकंड के अंदर आपको 4.9 मीटर की ही डिस्टेंस मिलेगी, जी की वैल्यू 9.8 रखने पर। मेरे हिसाब से पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में बोला गया, अ पार्टिकल ए नाम दे दिया मैंने इसको, इज प्रोजेक्टेड vertically up from ground after t second. Another particle जिसको B नाम दे दिया गया है, is projected vertically up from ground with same speed u, with same speed u, यानी दोनों को सेम स्पीड से ही प्रोजेक्ट किया है, पर एक को पहले दूसरे को बाद में। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट टू ईच अदर। कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे, ऐसा सवाल के अंदर पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा जा चुका है, मैंने स्टैंडर्ड जर्नलाइज फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को लिया है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों अपन। मान लो ये रहा ग्राउंड हमारा, यहां से आपने एक पार्टिकल ए को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है यू स्पीड से। और इसके प्रोजेक्ट करने के टी सेकंड बाद आपने दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि वो टी सेकंड तक मोशन कर चुका होगा यार बच्चों। मैं मान लेता हूं कि भाई टी सेकंड के अंदर ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, मोशन ऊपर ही कर रहा है, पर ये टी सेकंड के बाद उसकी पोजीशन है। और तब आपने यहां से दूसरे पार्टिकल बी को प्रोजेक्ट किया। जब ये यहां से यहां पहुंच गया है, तब आपने ये दूसरे पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया है विद सेम स्पीड यू। तो मुझे ये बताओ यार बच्चों, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पर कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली पार्टिकल ए, क्योंकि उसको पहले प्रोजेक्ट किया गया है। तो पार्टिकल ए यहां कहीं पर जब होगा, तब ये कहीं बीच में ही होगा। और अब ये नीचे गिरना शुरू करेगा, तब ये पार्टिकल यहां कहीं पर इसके पास पहुंचा होगा। और ये दोनों का मीटिंग प्लेस है बच्चों। तो पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद दोनों मिले हैं, दोनों कितने टाइम के बाद मिले, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले मैं यहां पर एक लाइन को कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। वो क्या लाइन है सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि वो सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट लाइन है। लास्ट में जाकर वहीं पर आपको बातें समझनी पड़ेगी। सपोज बोथ आर मीट at height capital H
फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर टी नॉट टाइम in T naught time. In T naught time, after the projection of ball A या पार्टिकल A जो भी है, suppose both are meet at height h from ground in T naught time after the projection of ball A. यानी बॉल ए के प्रोजेक्शन के टी नॉट टाइम के बाद दोनों ग्राउंड से एच हाइट पर मिली है, मतलब ये वाली हाइट आपने कैपिटल एच मान ली है। अब मुझे ये बताओ यार बच्चों कि अगर बॉल ए को यहां से लेकर यहां तक टाइम टी नॉट लगा है तो बॉल बी को कितना टाइम लगा होगा? टी सेकेंड कम लगा होगा, क्योंकि उसको तो टी सेकेंड के बाद प्रोजेक्ट किया है ना भाई। तो इस बॉल को अगर टी नॉट टाइम यहां तक पहुंचने में लगा है तो इसके लिए टाइम कितना होगा? टी नॉट माइनस स्मॉल टी। सीधी सी बात है यार, क्योंकि इसको टी सेकंड के बाद प्रोजेक्ट किया है आपने। भाई इसका टाइम ज्यादा है तभी तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है, इसका टाइम कम है तभी तो इसने कम डिस्टेंस कवर की है। डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का रेफरेंस ग्राउंड है, दोनों का मीटिंग प्लेस फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ करोगे तो डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों का, पर डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है। बॉल ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है तो बॉल ए के लिए टाइम ज्यादा होगा, वो टाइम मैंने टी नॉट माना है। बॉल बी के लिए डिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगा होगा। तो कितना कम लगा होगा भाई? टी सेकेंड कम लगा होगा, टी सेकेंड कम लगा होगा। चलिए भाई, अब मुझे निकाल कर देना है कि कितने टाइम के बाद मिले, मतलब टी नॉट की वैल्यू को निकाल कर देना है। पर मुझे दिख रहा है कि दोनों बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दोनों बॉल के लिए बनाते हैं हम। ठीक है, तो पहले बॉल ए के लिए, फॉर ए एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपने लगाया। एस की जगह पर आप रखेंगे एच, यू यू ही रहेगा बच्चों। टाइम उसके लिए लिखेंगे टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। ये तो पहली इक्वेशन बॉल ए के लिए आ गई भाई बच्चों। अब जरा बॉल बी के लिए भी लिख देते हैं यार बच्चों। ठीक है, बॉल बी के लिए देखिए, कहां से पानी आ रहा है। बॉल बी, पर बॉल बी के लिए टाइम कितना होगा? टी नॉट माइनस टी। सेम इक्वेशन बनानी है तो एच इक्वस यू टी नॉट माइनस टी माइनस हाफ जी टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों एच को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है बच्चों। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आपने इक्वेट कर दिया है। चलो साहब करते हैं, यू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इक्वस टू, पहले मैं इस ब्रैकेट को एक्सटेंड करूंगा, इसको एज इट इज लिख देता हूं। यू टी नॉट माइनस टी माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर माइनस टू टी नॉट टी प्लस टी स्क्वायर। अब पूरे ब्रैकेट को एक्सटेंड कर दीजिए। यू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इक्वस टू यू टी नॉट माइनस यू स्मॉल टी माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस टू से टू कैंसिल, प्लस जी टी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो कटता हो काट दीजिए। यू टी नॉट से यू टी नॉट मरेगा, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर से हाफ जी टी नॉट स्क्वायर मरेगा, लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं बचेगा। राइट साइड के अंदर ये टर्म माइनस की है और ये टर्म माइनस की है, दोनों को इधर लेकर आ जाइए, प्लस की बन जाएंगी। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा? जी
टी नॉट टी, और मुझे वैसे भी टी नॉट ही निकालना था, तो यहां से जी टी को इधर ले जाइए, तो यहां से टी नॉट इक्वल टू, जब जी टी इधर आएगा तो टी से टी मरेगा, यू बाई जी बचेगा, प्लस एक जी से एक जी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो ये मिलेगा टी बाई टू। ये लीजिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड जवाब एमटीआर, मेमोरी टिप्स रिजल्ट। सवाल कैसा पूछा गया न्यूमेरिकल, अब सुनिए न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे पूछा गया था ये। बॉल ए इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, यहां पर दिया 98 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 4 सेकेंड, यहां दिया 4 सेकेंड, अनदर बॉल बी इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड 98 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट टू ईच अदर। कुछ नहीं करना, सीधा यहां पर आ जा भाई, u की जगह पर 98, g की जगह पर 9.8, तो ये आएगा 10, टाइम की जगह पर 4 सेकेंड, या 4/2 कर, यह आएगा 2, 10 + 2 = 12 सेकेंड आंसर। अब अगर ये सवाल स्टैंडर्ड हम नहीं करें बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 मिनट आपको लग जाएंगे, और वहां तो यार टाइम लिमिटेड होता है बच्चों, 1 मिनट के अंदर एक सवाल करना होता है आपको, तो इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम से बात को समझा रहा हूं, समझेगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन को समझा देता हूं कि ये एक टावर है बच्चों हमारे पास, ये h हाइट का टावर है मान लीजिए, दिया नहीं है, बस उसने बोला है, क्या सवाल की लैंग्वेज में बोल देता हूं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, इट रीचेस एट ग्राउंड इन टाइम t1। लीजिए साहब, यहां से आप एक पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, कितनी स्पीड से किया ये नहीं दिया उसने, बस बोला ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, और t1 टाइम के अंदर पार्टिकल नीचे पहुंच रहा है। लीजिए साहब, t1 टाइम के अंदर नीचे पहुंचा देते हैं अपन इसको। इफ द सेम पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन विद द सेम स्पीड from the same top of tower, then it reaches at a ground in time t2। उसी पार्टिकल को उसी टावर के टॉप से सेम स्पीड से जितना पहले वाले को प्रोजेक्ट किया होगा, अब पहले वाले के लिए नहीं दिया तो आप अज्यूम कर लो यार u है, मान लो अब u अननोन है, ध्यान रखना। यहां से आपने अब दूसरे वाले पार्टिकल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है, पर वो पार्टिकल t2 टाइम के अंदर पहुंच रहा है। If the same particle is dropped from the same top of the tower, ड्रॉप कर दिया है आपने, तो बताओ कितने टाइम के अंदर वो ग्राउंड पर पहुंचेगा। That in which time particle reaches at ground, ये वाला टाइम आपसे पूछा गया है। मतलब ड्रॉप्ड पार्टिकल के लिए पूछा गया है आपसे, तो भैया ड्रॉप्ड पार्टिकल के लिए तो h = ½ g_t²। t तब मिलेगा जब h होगा, और h मेरे पास है नहीं है, दिया नहीं है, तो बस बोला टॉप ऑफ द टावर, कितनी हाइट का ये थोड़ा दिया है सवाल में, वो तो मैंने अज्यूम किया हुआ h। तो बोला सर h को निकाल लेते हैं, एक ही तो अननोन है हमारे पास। तो बोला सर एक अननोन को निकालने के लिए एक इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। अरे भाई u भी तो नहीं है, u भी तो नहीं है ना, तो आपका h और u दोनों ही अननोन है, इसलिए आपको दो केसेस दिए गए कि एक इस केस से इक्वेशन बनाइए, एक इस केस से इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन से दो अननोन को पहले नॉन बनाइए, तब जाकर इसका आंसर आएगा। चलो मैं सवाल को लंबा नहीं करूंगा, बहुत छोटा सा करके देता हूं आपको सॉल्यूशन इसका। ठीक है, ध्यान से अगर इधर देखो बच्चों, तो मुझे यह बताओ यार,
कि इस पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम लगा t2 और इस पार्टिकल को यहां से ऐसे ऊपर से नीचे तक आने में लगा टाइम t1। तो मुझे ये बताओ यार, ये तो मालूम है ना आपको, इस लेवल से इस लेवल तक आने में टाइम t2 लग रहा है, तो इस पार्टिकल को भी यहां से यहां तक आने में टाइम तो t2 ही लगा होगा ना। तो ये ऊपर वाला टाइम कितना होगा, टॉप टू टॉप कितना होगा, t1 माइनस t2। अरे होगा ना भाई। तो केस 1 के लिए अगर मैं देखूं, फ्रॉम केस 1, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टॉप टू टॉप यानी टॉप से टॉप तक का टाइम जो होगा वो कितना होगा बच्चों, t1 माइनस t2 होगा। और ये टाइम इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा। इसका मतलब है कि t1 माइनस t2 जो होगा वो ऑब्वियसली 2u/g के बराबर होगा। तो यहां से आप u को कैलकुलेट कर लीजिए, तो g/2 पलटकर इधर आ जाएगा भाई। ये एक अननोन तो मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया है। अब आप इस u का यूज कर लीजिए सेकंड केस के लिए, फॉर केस सेकंड, और इसके लिए u नीचे है तो सब कुछ नीचे पॉजिटिव ही होगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाया, s की जगह पर h, u की वैल्यू उठाकर रख दीजिए, g/2 t1 माइनस t2, और इसका टाइम कितना लगा t2 माइनस, सॉरी नहीं प्लस, हाफ g t2। प्लस क्यों लिया मैंने, क्योंकि g भी नीचे u भी नीचे, ठीक है। तो जरा ब्रैकेट को एक्सटेंड करना है यार बच्चों, h इक्वल टू g t2/2 को t1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ g t1 t2 मिलेगा, फिर इस t2 के साथ करोगे तो माइनस हाफ g t2² मिलेगा, और ये प्लस हाफ g t2², ये मर जाएंगे आपस में। तो लीजिए h की वैल्यू तैयार, हाफ g t1 t2। दूसरा अननोन भी नॉन बना दिया मैंने। अब इस h का यूज कर लीजिए आप थर्ड केस के लिए, फॉर केस थर्ड, और वो ड्रॉप्ड केस है भाई, तो उसके लिए तो h इक्वल टू हाफ g t² ही बनेगा, और h की वैल्यू कितनी आई हमारी, हाफ g t1 t2 बराबर हाफ g t², हाफ g से हाफ g मरेगा, तो t की वैल्यू आएगी √t1 t2 के बराबर। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का एमटीआर, थर्ड क्वेश्चन का एमटीआर। 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिए बच्चों, बाकी के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, और बाकी आप मोशन अंडर ग्रेविटी के अब किसी भी सवाल के साथ लड़ सकते हो। 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दोनों अगले क्लास के अंदर अपन लेते हैं, और साथ में स्टार्ट करते हैं अगला आर्टिकल ग्राफिकल सेक्शन, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।